वेलकम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ अदर शॉप्स और उसमें भी जो हमारा टॉपिक आज है, जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एस्टिमेशन ऑफ फाउंड्री शॉप। तो फाउंड्री शॉप के बारे में आप सभी ने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। ठीक है, तो क्या है फाउंड्री शॉप में क्या होता है? फाउंड्री प्रैक्टिस और कास्टिंग। ठीक है, तो ये क्या चीज होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ पावरिंग द मोल्टन मेटल इनटू ए कैविटी। Process of pouring the molten metal into a cavity or mold of the desired shape produced by pattern and allowing it to solidify for a period of about 24 hours। तो ये क्या प्रोसेस है कि हमें अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है और हमारे को वो कास्टिंग से सस्ता पड़ रहा है बनाने में, या उसका डिजाइन ऐसा है कि वो और किसी प्रोसेस से बन ही नहीं सकता, तो वो कास्टिंग करेंगे। तो कास्टिंग में करते क्या है कि मेटल को हम मेल्ट करते हैं। ठीक है, फिर उस मोल्टन मेटल को हम एक कैविटी या जिसको हम मोल्ड बोलते हैं, प्रॉपर उसमें क्या बोलेंगे, मोल्ड में उसको हम मोल्टन मेटल को डाल देंगे। मोल्ड क्या होता है? उसमें हमने जो पीस हमने बनाना है उसकी शेप की कैविटी बना रखी होती है हमने, और जो किससे बनाते हैं वो पैटर्न से वो कैविटी हम बनाते हैं। और जो मोल्टन मेटल उसमें डालने के बाद मोल्ड में हम उसको फिर सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ते हैं, सफिशिएंट टाइम के लिए, अबाउट 24 घंटे के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको निकालते हैं तो हमारे को जो एक डिजायर्ड शेप है, जो कंपोनेंट या प्रोडक्ट हमने बनाया उसकी शेप हमें मिल जाती है। हालांकि उसमें हम बहुत सारे अलाउंसेस भी प्रोवाइड करते हैं, श्रिंकेज अलाउंस भी होते हैं उसके अंदर, और भी बहुत सारे अलाउंसेज हैं। तो उसी हिसाब से मोल्ड तैयार किया जाता है। आपको पता है उस चीज के बारे में, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस की खास बात क्या कि ये बहुत वर्सेटाइल प्रोडक्शन टेक्निक है और छोटे से छोटे आइटम से लेके बड़े से बड़े आइटम तक हम कास्टिंग के द्वारा बना सकते हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं फाउंड्री शॉप के। काफी जो हमारी कंपोनेंट्स है वो हम कास्टिंग के द्वारा बनाते हैं। और ऐसे ही कंपोनेंट जिनकी शेप इंट्रिकेट है, यानी कि ऐसी शेप है उनकी कि जो हम किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस से बना ही नहीं सकते, ऐसे भी बहुत सारी कास्टिंग्स होती हैं जो केवल कास्टिंग के द्वारा ही बन सकती हैं और किसी प्रोसेस के द्वारा, मशीनिंग के द्वारा नहीं बना सकते, वेल्डिंग से नहीं बना सकते, या किसी और प्रोसेस से नहीं बना सकते। तो वो हम फाउंड्री शॉप में उस चीज को बना सकते हैं। तो फाउंड्री शॉप जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी फाउंड्रीज, उनमें क्या क्या होता है फाउंड्री शॉप के अंदर, थोड़ा सा उसको हम एक बार देख लेते हैं। एक तो उसके अंदर होता है पैटर्न मेकिंग शॉप। पैटर्न जहां बनता है, पैटर्न मेकिंग सेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी फाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ, बड़ी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। छोटी फाउंड्रीज जो हैं इस पैटर्न मेकिंग सेक्शन को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो बने बनाए पैटर्न वो बाहर से खरीदते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मशीन, पैटर्न मेकिंग के लिए हमें मशीनें भी चाहिए, स्पेशल मशीन्स भी चाहिए। तो वो छोटी फाउंड्रीज जो है वो बाहर से वो खरीदते हैं। और इसके अलावा और क्या होता है इसमें फाउंड्री शॉप में, बड़ी फाउंड्री शॉप में एक सैंड मिक्सिंग सेंटर होता है। सैंड मिक्सिंग, क्योंकि जो कास्टिंग करेंगे हम, जो मोल्ड बनेगा उसके अंदर सैंड होती है, तो सैंड को जो है प्रॉपरली इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको मिक्स किया जाता है, ताकि हमारे जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, ठीक है ना, कास्टिंग के लिए वो सारी हमें मिल सके। ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या करते हैं कि जो रॉ सैंड है उसको धोते हैं, उसके अंदर से क्ले निकाल देते हैं, उसके अंदर फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हमें उसकी प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए मिलाते हैं। ठीक है, और कोर बनाने के लिए भी कुछ सैंड अलग तरह से चाहिए, तो वो सारे के सारे सैंड मिक्सिंग सेक्शन में होती है। एक होता है कोर मेकिंग सेक्शन। तो कोर मेकिंग सेक्शन में क्या करते हैं, तो वहां पर हम कोर्स बनाते हैं। कोर्स किस लिए चाहिए? मान लो किसी कास्टिंग के अंदर हमें होल प्रोवाइड करना है या कैविटी प्रोवाइड करना है, तो वहां पर हम उसकी कोर बनानी पड़ेगी। तो कोर मेकिंग सेक्शन अलग है। ठीक है, फिर आते हैं मोल्ड मेकिंग सेक्शन, फिर मोल्ड बनाने का सेक्शन अलग है। ठीक है, तो वहां पर जो है
पैटर्न्स की हेल्प से मोल्ड तैयार किए जाते हैं। तो मोल्ड जो है मशीन से भी बनते हैं और मैनुअली भी बनाते हैं। ठीक है, तो एक ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूं ये सारी एक्टिविटीज क्या क्या होती है फाउंड्री शॉप में। और क्या क्या होता है, एक मेल्टिंग सेक्शन हो गया, वहां पर फर्नेस हो गई, ठीक है ना। तो उस फर्नेस के अंदर जो मेटल जिसकी हमने कास्टिंग करनी उसको मेल्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्नेस कपोला फर्नेस भी हो सकती है, इंडक्शन और आर्क फर्नेस भी हम यूज करते हैं। ठीक है, पिट फर्नेस भी कई केसेस में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कपोला, पिट फर्नेस, आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, जो जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से वो फर्नेस हम यूज कर सकते हैं, या टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो मेटल हमने मेल्ट करना वो हम फर्नेस में करते हैं, और उस मेटल के अंदर हमने और क्या क्या मिक्स करना है, कुछ अलग उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मिलाने हैं, तो वो भी मेल्टिंग सेक्शन में ही करते हैं। फिर आता है फेटलिंग सेक्शन। फेटलिंग सेक्शन में क्या करते हैं कि जो कास्टिंग हमने तैयार की है उसमें उसको निकालने के बाद उसके कुछ मिट्टी होती है, सैंड पार्टिकल्स भी चिपके होंगे उसके अंदर, उसके ऊपर। ठीक है, उसके अलावा रनर, राइजर्स, गेट्स, वो भी साथ के साथ कास्टिंग के साथ ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो मोल्टन मेटल डाला है वो कास्टिंग तो उसने तैयार की है, साथ में जो राइजर थे जिसके थ्रू हमने रनर और राइजर जिसके थ्रू हम मोल्टन मेटल डालते हैं और राइजर में वो आ जाता, पता लग जाता है उसमें पूरा कैविटी भर चुकी है, और उसके अलावा गेट्स, तो जो भी है उसके साथ ही वो आएंगे, तो उनको हमने रिमूव करना है, सैंड भी रिमूव करना है, तो वो फेटलिंग सेक्शन में करते हैं। तो सैंड ब्लास्टिंग एक प्रोसेस होता है, या शॉर्ट ब्लास्टिंग। तो उस ब्लास्टिंग के जरिए हम उसकी सरफेस को ऊपर से छोटी मोटी चीजें जो वो रिमूव करते हैं, सैंड रिमूव करते हैं, और रनर और राइजर्स को वहां पर हम काट के रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये फेटलिंग सेक्शन होता है। और एक होता है इंस्पेक्शन सेक्शन। इंस्पेक्शन सेक्शन में क्या करेंगे, जो कास्टिंग बन गई है तो जो बाहर हमें उसको डिलीवरी करने, डिस्पैच करने से पहले, फैक्ट्री से बाहर जाने से पहले उसको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा भी, जो जिस टाइप की जो कास्टिंग रिक्वायरमेंट थी, जो बनानी थी, वो बनी या नहीं बनी। उसकी डायमेंशंस के अलावा उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज तो नहीं रह गई हैं। ठीक है ना, जो कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं वो भी चेक करे जाते हैं, तो वो इंस्पेक्शन सेक्शन में वो चीजें होंगी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो हमारा एक बड़ी फाउंड्री शॉप के अंदर सारी चीजें ये होती हैं। लेकिन हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कास्टिंग पे रहेगा। हमें कास्टिंग जो करेंगे, अब जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है उस सेक्शन में, उस पे कास्टिंग की कॉस्ट क्या आई, ठीक है, हमने वो देखना है इस चैप्टर में। तो एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग कॉस्ट, ठीक है, तो ये हम इसको जनरली बोलते हैं फाउंड्री कॉस्ट। तो उसमें क्या क्या खर्चे आएंगे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। एक तो उसके अंदर होता है मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, एक तो होगी कॉस्ट ऑफ मेल्टिंग द मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो उसके अंदर लगा है। कास्टिंग जिस मटेरियल से बना है तो वो मटेरियल हो गया, जिस मेटल से लगा वो मटेरियल, और जो मटेरियल जो हमने मेटल जो पिघलाया था, जिसको मेल्ट किया था, उसके लिए भी कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई होगी। तो उसके अंदर जो फर्नेस के अंदर जो फ्लक्स वगैरह यूज हुए हैं, ठीक है ना, तो वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। और जो मटेरियल रिक्वायर्ड है कास्टिंग के लिए जो बनेगी, एक वो निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका ये तरीका है। सबसे पहले तो हमें जो फिनिश्ड कास्टिंग है उसकी ड्राइंग मिलेगी, हमें उस ड्राइंग से हमें उसकी वॉल्यूम निकाल लेनी है, ठीक है ना। पहले भी मैं बता चुका हूं मटेरियल कॉस्ट निकालने का तरीका। तो ड्राइंग से हम क्या निकालेंगे, उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के बाद उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके फिनिश्ड जो है उसकी मटेरियल आ जाएगा वेट, ठीक है। सबसे पहले तो हम फिनिश्ड का निकालेंगे, लेकिन जितना मटेरियल फिनिश्ड में लगा उससे एक्स्ट्रा मटेरियल हमेशा लगता है, ठीक है ना। वो कौन कौन सा है, जैसे वेट ऑफ मटेरियल फॉर स्प्रू, रनर, गेट्स, राइजर्स।
अब जो कास्टिंग बनाई थी तो उसमें स्क्रू भी बनाए, रनर भी बनाए, गेट्स भी बनाए, राइजर भी बनाए, उसके अंदर भी मटेरियल कुछ ना कुछ यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका वॉल्यूम भी निकाल लेना है और उसका वेट निकाल लेना है। फिर उसके अलावा कुछ जो कास्टिंग हमने मान लो 100 कास्टिंग बनाई, उसमें से 5 रिजेक्ट भी हो जाती है मान लो ऑन एंड एवरेज, तो रिजेक्टेड कास्टिंग है वो भी मटेरियल हमारा यूज तो हुआ ना। उसका वेट निकाल लिया, तो हम उसको भी एस्टिमेशन में ले लेंगे। और कुछ मटेरियल जो हमारा लॉस्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है, जब हम उसको मेल्ट किया है, जब उसकी हम कास्टिंग कर रहे हैं उस टाइम भी कुछ ना कुछ मटेरियल ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। और उसके अलावा जब हम ये जो रनर्स और गेट्स वगैरह जब हमने उसमें फैटलिंग सेक्शन में काटे थे तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ उसमें से लॉस्ट हो जाएगा। तो वो लॉस ऐसा है जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो एग्जैक्टली तो हम नहीं निकाल पाते उसको, लेकिन एक एक्सपीरियंस से या डाटा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 7 से 10% के करीब जो है वो लॉस हम लेते हैं। जो टोटल हमारा नेट वेट आएगा उसका, हम उसका 7 से 10% ले लेंगे। तो अब इसमें भी अब जो टोटल वेट आएगा, अब इन सबको जोड़ना हमने, देखो इसमें ये जुड़ेगा और इसके साथ ये सब जुड़ेगा। टोटल वेट जो आएगा हमें मटेरियल जितना चाहिए उसका टोटल वेट आएगा, वेट ऑफ फिनिश्ड कास्टिंग, वेट ऑफ मटेरियल फॉर स्क्रू गेट राइजर्स, जो भी उसके अंदर मटेरियल यूज होगा उसका वेट, उसका रिजेक्टेड कास्टिंग का, और चौथा जो लॉस होगा ऑक्सीडेशन में या जो कटिंग में गेट राइजर्स की, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी मटेरियल की, कौन से मटेरियल की, जो कि कास्टिंग बनाने में यूज हुआ, वो आएगी टोटल वेट ऑफ द कास्टिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल दीज। मैं केवल फिनिश्ड की बात नहीं कर रहा, जो सारा का सारा जो मटेरियल यूज हुआ सब चीजों में, ठीक है, कुछ अलाउंसेस भी देंगे वो भी इसके अंदर यूज हो जाएगा। टोटल वेट ऑफ कास्टिंग इनटू कॉस्ट पर यूनिट वेट, यानी केजी में अगर हम मटेरियल खरीदें तो उसका रेट जो होगा उसको टोटल वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन क्या क्या बात हमारी खत्म होगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मटेरियल कॉस्ट नहीं। अब इसमें जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखो वेट ऑफ फिनिश्ड कास्टिंग वो तो चला ही गया, और ये जो लॉस्ट हुआ, ठीक है, ये तो ये सारे हमने एक बार जोड़े हैं। लेकिन उसके बाद हम ये देखेंगे जो स्क्रू रनर गेट्स राइजर्स ये हमने फैटलिंग सेक्शन में जो अलग कर दिए थे, और रिजेक्शन जो हुआ कास्टिंग का इंस्पेक्शन में, अब ये जो मटेरियल है जो इनका, वो उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो ये स्क्रैप जो है हमारा बना था तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जो स्क्रैप की वैल्यू है, जो कॉस्ट ये तो आ गई, एक बार तुमने ये कॉस्ट निकाली भी इतनी कॉस्ट लगेगी, लेकिन जो स्क्रैप हमारे को मिल रहा है, स्क्रैप जो मिला उसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी, तो उस वैल्यू को हम टोटल कॉस्ट में से लेस कर देते हैं। समझ रहे आप, इस चीज को इसमें ध्यान रखना। ये तो हमारे को वापस मिलेगा नहीं जो इस तरह से ऑक्सीडेशन में या जो कटिंग में जो चला गया मटेरियल, लेकिन गेट्स राइजर्स जो अलग से मटेरियल निकाल के रखा हमने, वो दोबारा जो हम फर्नेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो कास्टिंग रिजेक्ट हुई उनको भी हम दोबारा फर्नेस में उसको रीयूज कर सकते हैं। तो वो हमारा स्क्रैप है और स्क्रैप की कुछ वैल्यू भी होगी, तो उस वैल्यू को हम टोटल कॉस्ट से लेस कर देंगे, तो वो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी कॉस्ट कौन सी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब लेबर जो कॉस्ट है उसमें वो कहां कहां लेबर हमारी यूज हो रही है, एक तो हो रही है कॉस्ट ऑफ लेबर इन्वॉल्व इन मेकिंग कोर्स, बेकिंग ऑफ कोर्स मोल्ड्स, ठीक है, और एक लेबर लगी हमारी फायरिंग ऑफ फर्नेस, मेल्टिंग करने में, पावरिंग ऑफ मेटल, क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग एटसेट्रा। तो हमारी अलग अलग स्टेज पे हमारी लेबर काम कर रही है। तो इनमें से जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर टाइप की कास्टिंग में, तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कोई खास स्पेशल पैटर्न बना है उस केवल उसी कास्टिंग के लिए, ठीक है, जो कि बाद में यूज नहीं होगा ना पहले कभी यूज हुआ है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस उसके लिए
उस कास्टिंग के लिए, या कोर बॉक्सेस जो बने स्पेशली उसके लिए, या कोई भी आइटम ऐसा जो कि डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कास्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर बैच के लिए यूज कर रहे हैं, तो सारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि हम उन प्रोडक्ट्स पे, उन पीसीस पे हम डायरेक्टली वो चार्ज कर सकते हैं। फिर आते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस आपको पता है कि जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट लेबर है या इंस्पेक्शन सुपरविजन में जो हमारा जो खर्चा लगेगा वो सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस में आएंगे, यानी वो सारे एक्सपेंसेस जो कि हम डायरेक्टली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या वर्क पीस पे या उस बैच पे चार्ज नहीं कर सकते, तो वो सारे सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस हमारे काउंट होंगे। फाउंड्री शॉप में अब बिल्कुल ये क्लियर लाइन नहीं कर सकते कि हम ये डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है, क्योंकि कुछ जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि पैटर्न जो है वो पहले भी यूज होता हो, आगे भी यूज हो, वो ऐसा पैटर्न है कि बार बार वो यूज हो रहा हो, ठीक है, अब उस खास बैच के लिए यूज नहीं हो रहा, बाद में भी यूज हो रहा हो। इसी तरह से कोर बॉक्सेस हैं या फर्नेस जो चलाई है उस पर जो लेबर काम कर रही है उस टाइम पे हो सकता है कि वो जो एक पर्टिकुलर टाइप के पीस के लिए ना मेल्ट कर रहे हो, बल्कि और भी कई तरह के डिजाइन हो। तो कहने का मतलब है कि वो देखा जाता है, वो केस बाय केस हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कितने हैं, या ओवरहेड एक्सपेंसेस में कौन कौन से जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे को, अगर हम इसमें सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे को क्वेश्चन में दिया होगा कि हमने कौन सा उसमें डायरेक्ट है, उसमें कौन सा इनडायरेक्ट है, तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें इस हिसाब से दिया होगा, ठीक है। और फील्ड में अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये एक्सपीरियंस से या उस पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री के हिसाब से वो डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे हमारे को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल दिया बच्चों, इसमें क्या दिया है, एस्टिमेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 नंबर्स ऑफ कास्ट आयरन फेस प्लेट्स ऑफ द लेथ एज शोन इन फिगर। ये फिगर दी है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ मोल्टन आयरन एट कपोला स्पाउट इज ₹6.2 पर केजी, यानी कि फर्नेस जहां से हम मोल्टन मेटल ले रहे हैं वहां तक जो कॉस्ट पड़ रही है हमारे को आयरन की, वो पड़ रही है 6.2 पर केजी। मोल्टन मेटल की कॉस्ट हमने ले ली है, उससे पहले खर्चा सारे जोड़ के 6.2 पर केजी हमारे को मोल्टन मेटल पड़ रहा है। प्रोसेस स्क्रैप रिटर्न वैल्यू, प्रोसेस स्क्रैप के बारे में बताया था मैंने आपको, राइजर्स हैं, गेट्स हैं, तो वो स्क्रैप में चला जाता है, तो वो प्रोसेस स्क्रैप कहलाता है। उसकी रिटर्न वैल्यू क्या दी है, ₹3 पर केजी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 12% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और प्रॉफिट कितना दिया है, 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और प्रोसेस स्क्रैप कितना दिया है, 8% ऑफ नेट वेट ऑफ कास्टिंग। समझ गए, जो प्रोसेस स्क्रैप है उसकी जो परसेंटेज निकलती है वो कास्टिंग का वेट है उसका 8% है। तो हमारे को निकालना है सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी जो खर्चे होते हैं उनकी डिटेल्स दी हैं। एक मोल्डिंग प्रोसेस, एक पावरिंग और एक कास्टिंग रिमूवल एंड क्लीनिंग, 3 प्रोसेस हैं। उनमें टाइम कितना कितना लग रहा है, 20 मिनट, 3 मिनट और 20 मिनट। और जो लेबर चार्जेस हैं हर एक प्रोसेस के लिए वो क्या है, ₹20 प्रति घंटा, ₹20 पर आवर फॉर मोल्डिंग, ₹15 पर आवर फॉर पावरिंग ऑफ मोल्टन मेटल एंड ₹15 फॉर कास्टिंग रिमूवल एंड क्लीनिंग, ₹50 पर आवर। ये लेबर चार्जेस है, यानी कि जो अलग अलग सेक्शन में जो लेबर काम कर रही है उनके ये रेट है, इस हिसाब से उनका लेबर का खर्चा है 1 घंटे के हिसाब से। इसके अलावा शॉप ऑन कॉस्ट दिया, यानी कि ओवरहेड्स हर एक शॉप के ₹, पर आवर, ये भी घंटे के हिसाब से दे दिए। मोल्डिंग में जो ओवरहेड्स हो रहे हैं हमारे वो है ₹30 प्रति घंटा, पावरिंग में हो रहे हैं ₹50 प्रति घंटा, और कास्टिंग रिमूवल और क्लीनिंग में ओवरहेड्स हमारे ₹30 प्रति घंटा। तो ये हमारे को डाटा दिया है। तो हमारे को निकालने क्या है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जो है लैडर ऑफ कॉस्ट से आपको मालूम होगा किसके बराबर होती है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अलावा और भी ओवरहेड्स तो वो भी जुड़ जाते हैं अगर दिए हो, लेकिन हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए हैं, प्रॉफिट दिया और फैक्ट्री कॉस्ट दिया, तो इनको मिला के हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है।
तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट किसके बराबर होती है ये भी आपको मालूम है, ये होती है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो ओवरहेड्स हैं वो। ठीक है, प्राइम कॉस्ट भी आपको पता है क्या होती है। प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होती है? प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर दिए हैं तो। ठीक है, अगर नहीं दिए तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर जोड़ दे तो प्राइम कॉस्ट बनती है। ठीक है, और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट क्या है? वो जो हमारे को शॉप ऑन कॉस्ट दिए, जो उसके अंदर जो भी ओवरहेड्स हैं शॉप्स के अंदर, वो जोड़ के हमारे आ जाएगी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, उसके लिए हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हम पहले मटेरियल कॉस्ट निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, या सिंपली मैं लिख देता हूं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट जो है उसका आपको सीधा सीधा फार्मूला पता है। मटेरियल कॉस्ट निकालने तो एक तो हमें वेट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए, वेट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। अगर हमें मटेरियल कॉस्ट का एस्टिमेट करना है तो जितना मटेरियल का वेट रिक्वायर्ड है उस काम के लिए वेट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इनटू रेट ऑफ मटेरियल इन द सेम यूनिट, रेट पर केजी। ठीक है ना, मोटा सा ये है। मटेरियल कॉस्ट जब भी निकालनी हो, अगर हम किलो में लेते हैं उस मटेरियल तो वेट हो जाएगा उसका और उसका रेट हो जाएगा पर केजी के हिसाब से। अगर वॉल्यूम में लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू रेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे इसमें चल रहा है केजी के हिसाब से। ठीक है, तो मटेरियल का हमें वेट निकालना है, कितना मटेरियल चाहिएगा हमें। तो पहले तो निकालेंगे हम एक कास्टिंग का, फिर निकालेंगे 50 कास्टिंग का। इसने सेलिंग प्राइस जो है 50 कास्टिंग का पूछा है, तो एक कास्टिंग का हम पहले निकालेंगे वेट। अब उसका तरीका आपको पता ही है, वेट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 पीस ऑफ कास्टिंग, या एक कास्टिंग को बनाने के लिए हमारे को कितने वेट की रिक्वायर, कितने मटेरियल का वेट चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए। तो उसके लिए क्या तरीका है, टोटल वेट किसके बराबर होगा मटेरियल का, मटेरियल रिक्वायर्ड। टोटल वेट होता है नेट वेट ऑफ कास्टिंग प्लस लॉसेस, या और भी जो अलग से जो मटेरियल खर्च हो रहा है हमारा। एक तो नेट वेट कहां से आएगा, नेट वेट आएगा जो ड्राइंग हमारे को दी है, जो फिनिश्ड कास्टिंग की जो ड्राइंग दी है उससे हम नेट वेट निकालेंगे। वो नेट वेट कैसे आएगा, इसकी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है ना, आपको ध्यान आ रहा है, पहले भी किया आपने। तो पहले तो हम ड्राइंग के हिसाब से हम निकालेंगे इसकी वॉल्यूम। ठीक है, पहले तो नेट वेट निकालते हैं, इसका नेट वेट है कितना। नेट वेट विल बी इक्वल टू नेट वॉल्यूम ऑफ द वर्क पीस इनटू डेंसिटी। अब इसकी डेंसिटी जो है एज्यूम कर लेते हैं हम, दी नहीं है। अब कास्ट आयरन डेंसिटी हम मोटामोटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब नेट वॉल्यूम आएगी हमारी ड्राइंग से। नेट वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग किसके बराबर होगी। अब देखो, इस तरह के केस में मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह के कंपोनेंट होते हैं तो उसमें हम सिंपल जो है अलग अलग पार्ट निकाल के, उनके अलग अलग निकाल के फिर उनको सम कर देते हैं। अब इसमें क्या है, एक तो ये फेस प्लेट होगी जिसकी थिकनेस ये है, और उसके आगे ये हब टाइप है और इसकी थिकनेस है 6, इसका डायमीटर 25 और इसका है 7.5 सेंटीमीटर। सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी है। तो ये तो हो गया इसमें ड्राइंग। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें एक होल भी है, तो इतना मटेरियल तो लेस लगेगा। और ये स्लॉट्स दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, स्लॉट्स। फेस प्लेट आपने देखी भी होगी, और स्लॉट की जो डिटेल्स यहां दी हुई है। ठीक है, तो ये स्लॉट कैसा दिखा रखा है, इसकी जो रेडियस है, ये वाला रेडियस ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब स्लॉट बना कैसे, 2 सेमी सर्कल ये हो गए और बीच में एक रेक्टेंगल हो गई 6.5 इंटू 2 सेंटीमीटर ये। ठीक है ना, अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस तो ये अपने आप ही 2 हो जाएगा। तो हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे और इस होल की वॉल्यूम निकालेंगे, और इन दोनों की वॉल्यूम लेस होएगी क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, खाली जगह है। ठीक है ना, कास्टिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे मटेरियल नहीं भरना है, खाली जगह रखनी है। तो अगर मैं इसको बोल दूं ए और इसको बोल दूं बी, ठीक है, तो नेट वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। ठीक है, और माइनस
इस होल की वॉल्यूम माइनस इस स्लॉट की वॉल्यूम, ठीक है ना, वी एच माइनस प्लस वी एस, माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो ये नेट वॉल्यूम आएगी इन दोनों की जोड़ के, और होल और स्लॉट की इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब वी ए किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ ए, ये तो सिंपली निकाल सकते हो, π/4 सर्कुलर चीज है, इसका डायमीटर दिया है 25, ठीक है, और इसकी थिकनेस दी है 3, आ जाएगी, ये आ जाएगा 1472 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ बी कितना होगा, अब इसकी थिकनेस है 6 और डायमीटर 7.5। हम क्या करें, शुरू में इसको पूरा सॉलिड मान रहे हैं, ना होल है ना स्लॉट है, उसके बाद हम उसको लेस करेंगे, ठीक है ना। एक बार तुमने ये मान लिया कि पूरा पूरा सॉलिड प्लेट है ये, इसी तरह हम इसको पूरा सॉलिड मान रहे हैं अभी, तो वी बी किसके बराबर हो गया, π/4 इंटू 7.2 इंटू 6, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 265 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। अब हमने निकालनी है होल और स्लॉट की, जो कि इनमें से लेस होनी है, वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ होल वो किसके बराबर होगी, 3 इसका डायमीटर हो गया और लेंथ इसकी 6 और 3 9, तो π/4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, अप्रोक्सीमेटली इधर डेसिमल का थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा हूं। इसी तरह स्लॉट, अब स्लॉट पे आ जाओ। अब हम निकालते हैं ये स्लॉट की वॉल्यूम, ठीक है। अब स्लॉट की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेफर करनी है ये ड्राइंग, ये जो अलग से स्लॉट की डिटेल्स दी हैं। अब इसमें क्या है, एक तो रेक्टेंगल है इसके बीच में 6.5 इंटू इसकी थिकनेस इसके बराबर है, इसके अंदर है ना स्लॉट, 6.5 इंटू 3, ये एरिया इस रेक्टेंगल का हो गया, और एक एरिया में इस सेमी सर्कल का निकालना है, एक एरिया इस सेमी सर्कल का, और ये दोनों सेमी सर्कल सेम है, और रेडियस दिया इसका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है ना, पाई r स्क्वेयर तो कंप्लीट सर्कल का होता है, तो हाफ से कर देंगे तो सेमी सर्कल का हो जाएगा। अब 2 है ऐसे ऐसे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो एरिया हो गया केवल सेमी सर्कल का, प्लस में ये रेक्टेंगल का एरिया 6.5, ठीक है, इंटू ये जो है, ये कितनी विड्थ है इसकी 2, क्योंकि रेडियस 1 है तो दोनों मिला के 2 हो जाएगा, 6.5 इंटू 2, तो ये तो केवल एरिया हो गया स्लॉट का। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी थिकनेस से, ठीक है। इसकी स्लॉट को अगर हम ऐसे देखें तो ये इसकी थिकनेस 3 है, तो ये हो जाएगा इंटू 3, तो ये जो है ये जो वॉल्यूम है एक स्लॉट की वॉल्यूम है ये, और है कितने स्लॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट है हमारे पास, तो 8 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगी स्लॉट की वैल्यू। आर कितना दिया हमारे को, 1, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 387 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास वी ए भी आ गया, वी बी भी आ गया, और वी एच और वी एस भी आ गया, तो हम वी नेट निकाल लें, ठीक है। नेट वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग कितनी आ जाएगी, हमारे पास वी ए था 1472 प्लस 265, ये वी ए प्लस वी बी हो गया, माइनस 64,387, तो ये जो आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1286 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतनी जो है वॉल्यूम हमारे पास आ गई इस कास्टिंग की, एक कास्टिंग की, ठीक है ना। तो नेट वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग आ गई हमारे पास 1286 सेंटीमीटर क्यूब। तो नेट वेट कितना हो जाएगा, 1 कास्टिंग का
तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 1286, तो इसकी वॉल्यूम होगी, डेंसिटी हमने एज्यूम की थी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7.2 ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर दो तो केजी हो जाएगा, ताकि ये हमारा केजी में आ जाए। तो ये कितना आ जाएगा, 9.2.5 केजी पर पीस, ठीक है ना, एक पीस का आ गया। तो नेट वेट ऑफ 50 नंबर ऑफ कास्टिंग, तो 9.25 इंटू 50, ये आ जाएगा हमारे पास 463 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। इतना वजन हो जाएगा 50, अगर ऐसी ऐसी कास्टिंग हम बना लेंगे तो। फिनिश्ड कास्टिंग का ये है। लेकिन पेच क्या है, स्क्रैप भी तो निकलेगा, स्क्रैप के लिए भी तो मटेरियल चाहिए ना। ये तो मटेरियल केवल इतना बनने के बाद निकल रहा है, लेकिन इससे बनने से पहले कुछ मटेरियल और भी था जो स्क्रैप में चला गया, वो भी तो हमें शुरू में लेना पड़ेगा। तो कितना है, कितना दिया है प्रोसेस स्क्रैप एट द रेट ऑफ 8% ऑफ नेट वेट। तो ये कितना हो जाएगा, 463 इंटू 8/100, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 37 केजी। समझ रहे हो। तो हमारा जो टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड है उसका ही वजन इतना है, समझ रहे हो। तो टोटल वेट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना हो गया, वेट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये किसके बराबर होगा, नेट वेट प्लस स्क्रैप वेट। ये हो जाएगा हमारे पास 463 प्लस 37 इज इक्वल टू 500 केजी फॉर 50 कास्टिंग्स के लिए। ये 500 केजी जो है हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड है 50 कास्टिंग के लिए। मोटा मोटी क्या हुआ कि एक कास्टिंग हमारी 10 किलो की बन रही है, मतलब 10 किलो मटेरियल चाहिए एक कास्टिंग बनाने के लिए, उसमें से कुछ स्क्रैप निकल जाएगा तो वो 9.25 केजी की बच रही है फाइनली जो है, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारे 50 कास्टिंग्स के लिए वेट 500 केजी, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी मटेरियल की। इतने 500 किलो अगर मटेरियल खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब रेट क्या है, उस मोल्टन मेटल जो आ रहा है हमारा उसी से बना रहे हैं ना, तो मोल्टन मेटल का रेट कितना पड़ रहा है हमारे को, एट द रेट ऑफ 6.2 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो 500 इंटू 6.2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3100 रुपीज अप्रोक्सीमेटली 3100 किलोग्राम। इतना हमारे को मटेरियल चाहिए, समझ रहे हो। अब इतना मटेरियल तो हमारे को चाहिए शुरू में, ठीक है, इतने रुपए का। लेकिन इसमें एक चीज और है, वो क्या चीज है जो हमें ध्यान देनी है, रिटर्न ऑफ स्क्रैप। जो स्क्रैप वैल्यू रिटर्न है वो कितना है, वो 3 रुपए प्रति केजी है। और जो स्क्रैप जो निकला हमारा वो निकला 8% के हिसाब से, ठीक है ना। तो 8% के हिसाब से जो स्क्रैप निकला था वो निकला था हमारा 37 केजी। तो जो रिटर्न वैल्यू 37 केजी की है वो हमारे को 3 रुपए के हिसाब से उसमें से लेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रोसेस स्क्रैप रिटर्न वैल्यू किस रेट पे, एट द रेट ऑफ ₹3 पर केजी। तो प्रोसेस स्क्रैप था कितना हमारा 37 इंटू 3 इज इक्वल टू 111 रुपीज 111, ठीक है। 111 रुपए की हमारे को स्क्रैप रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी।
तो एक्चुअल कॉस्ट जो है हमारे को कितनी पड़ जाएगी फिर? तो वो कितनी पड़ जाएगी, इसमें से हम लेस कर देंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारी क्या आ जाएगी? तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी हमारी कितनी? 3100 माइनस 111, ये आ जाएगा 2989 रुपीज, 2989। तो ये तो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक तो ये नोट कर लो, ठीक है। अब बात आती है लेबर कॉस्ट की। अब लेबर कितना लगे, लेबर चार्जेस क्या लगेंगे, उसके लिए हमारे को टाइम दे रखा है, वो आवरली बेसिस पे है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। अब उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले बात करते हैं लेबर कॉस्ट मोल्डिंग सेक्शन में। मोल्डिंग में एक पीस पे लगते हैं 20 मिनट, ठीक है, और 1 घंटे के हैं 20, समझ रहे हो, रुपए प्रति घंटा, ठीक है। तो एक पीस में 20 मिनट लग रहे हैं और 1 घंटे के ले रहे हो 20 रुपए। तो पहले या तो हम निकाल लेते हैं जितने भी पीस बनने हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है आवर्स में, उसको निकाल लेते हैं, फिर उन आवर्स को हम इससे लेबर चार्जेस जो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले निकालो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 नंबर ऑफ कास्टिंग्स। तो वो कितना हो जाएगा, एक का 20 है, ठीक है ना, एक पीस का है 20, तो 50 के कितने हो जाएंगे इंटू 50, ये मिनट में आ गया। आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा हमारे पास, कितने आवर्स आ गए, 50/3 आवर्स। तो लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी मोल्डिंग में, एट द रेट ऑफ ₹20 पर आवर। तो 20 गुना ये, तो 50/3 गुना 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 300, अप्रोक्सीमेटली 334 रुपीज 334, ये नोट करके रख लो। अब पावरिंग में, पावरिंग जो कर रहे हैं उसका क्या लेबर चार्जेस है। पावरिंग में एक पीस में लग रहा है 3 मिनट, तो 50 में कितने लग जाएगा, क्या हमारा एट द रेट ऑफ 3 मिनट पर पीस फॉर 50 पीसेस, कितना हो जाएगा 3 इंटू 50, ठीक है। लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टाइम तो ये हो गया, लेबर कॉस्ट एट द रेट ऑफ 15 रुपये प्रति घंटा है, ये मिनट में आया तो इसको 60 से डिवाइड करके आवर्स हो गए, ये एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर आवर, ठीक है, फॉर 50 पीसीज, 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 15, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास, इसके चार्जेस हो जाएंगे ₹38, समझ रहे हो। तो ये हो गए पावरिंग के चार्जेस 38 रुपीज। तीसरा कौन सा है, कास्टिंग रिमूवल एंड क्लीनिंग। तो इसमें टाइम कितना चाहिए, एट द रेट ऑफ 20 मिनट पर पीस फॉर 50 पीसेस, कितना हो जाएगा, सेम टाइम हो जाएगा जो हमारा लगा है मोल्डिंग में। तो
50/3 आवर्स में निकाल लिया था ना हमने। और लेबर चार्जेस एट द रेट ऑफ ₹15 पर आवर, 50/3 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा 250। तो ये कास्टिंग और क्लीनिंग रिमूवल में जो लेबर कॉस्ट लगी हमारी 250 रुपए। ठीक है, तो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी हो गई, तीनों को हम जोड़ देते हैं। टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मोल्डिंग की कर दी हमने, जोड़ दी, कौन कौन सी, 334 रुपए, और फिर पावरिंग की 38 रुपए, और क्लीनिंग और रिमूवल के 250। तो टोटल जो लेबर कॉस्ट आ रही है हमारी वो आ रही है 622 रुपए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी हमारी 622 रुपए। ठीक है, अब इसके अलावा हमने फिर निकालने हैं और चार्जेस। अब और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कुछ है नहीं, तो हम फैक्ट्री जो कॉस्ट है वो निकाल लेते हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर से हमारे को मिल गई क्या नाम, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट वो जाके बनती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमारे को फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और निकालना है, वो कैसे आएगा, जितने भी शॉप्स हैं उनमें जो ऑन कॉस्ट है यानी कि ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब है ऑन कॉस्ट। शॉप ऑन कॉस्ट 3 है, तो तीनों को मिला देंगे तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट आ जाएगी हमारी इसकी। अब ये भी टाइम के हिसाब से है, मोल्डिंग में टाइम तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो 50/3 आवर्स, और इसका 30 रुपीज के हिसाब से है रेट ऑफ, जो है ऑन कॉस्ट क्या है ₹30 पर आवर इंटू 30, ये आ जाएगा 500। पावरिंग में आ जाएगा, जैसे लेबर का निकाला ना वैसे ये निकाल लेना है। इसका था 5/2 आवर्स आए थे, और इसका रेट है मान लो 50, तो ये कितना हो जाएगा 125। और कास्टिंग रिमूवल एंड क्लीनिंग, उसके टाइम आया था 50/3 आवर्स, 50 कास्टिंग्स के लिए सारा, और 30 रुपए इसका रेट है, तो ये हो जाएगा 500। तो फैक्ट्री जो कॉस्ट ऑन कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी, 500 इंटू 500 1000 इंटू 125, तो कितना हो जाएगा 1125। तो ये आ जाएगी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, समझे। तो फैक्ट्री कॉस्ट किसके बराबर आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ले, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट तो हमारी आएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो कितनी है 2989 प्लस 622, 2989 प्लस 622। और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 1125। ठीक है ना, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट हमारी कितनी है 1125। तो तीनों को हम जोड़ देते हैं इनको, तो हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट 2989 प्लस ये आ गए थे हमारे 622 प्लस 1125, तो ये आ जाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 4736 रुपीज, 4736 फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, अब हम क्या निकालेंगे, हमने निकालना क्या सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अभी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और प्रॉफिट और निकालना है, तो वो निकलेगा फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से, क्योंकि हमारे को इसकी ही परसेंटेज दे रखी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये कितना दिया है
एट द रेट ऑफ 12% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो कितना हो जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट हमारी कितनी आई? 4736 इंटू 12%। तो कितना आ गया 12% इसका? ये आ जाएगा 568। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आ गए हमारे 568। इसी तरह से प्रॉफिट कितना दिया? ये भी प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट पे ही दिया ये भी, ठीक है ना? ये भी फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से दिया 20%। 4736 इंटू 20/100। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 947 रुपए। ठीक है, अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं, तो अब हम सेलिंग प्राइस 50 कास्टिंग्स के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस फॉर 50 पीसेस ऑफ फेस प्लेट विल बी इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 4736 प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वो कितना है? 568 प्लस प्रॉफिट वो कितना है? 947। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारे को मिल जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 50 कास्टिंग्स। ठीक है, तो इनको जोड़ लेते हैं। 4736 प्लस 568 प्लस 947 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारा 6251 अप्रोक्सीमेटली। ये हमारा आंसर आ जाएगा 6251। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व किया है। ये भी क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि काफी चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो मेन जो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए भी ड्राइंग के हिसाब से आप उसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हो। जो मेन जो इसमें आता है ना, जो टेक्निकल आपका जो दिमाग यूज होगा वास्तव में, वो ये होगा कि वॉल्यूम निकालनी आपको जरूर आनी चाहिए। किसी भी टाइप की शेप हो, उसकी वॉल्यूम कैसे निकालनी है, इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। जो चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट एस्टिमेशन वाला, उसमें भी बताया था, ये वहीं से शुरू हो जाता है, तो उसको आप पक्का कर लीजिए। बाकी और किसी चीज में दिक्कत नहीं है, बाकी तो सिंपल गुना भाग है। ठीक है ना, जो रेट दिया है उसको टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ना। इनमें इतने जो उसमें तो इसमें तो बाकी चीज तो दे ही रखी है। जो असली जो आपकी इंजीनियरिंग यूज होगी एज एन इंजीनियर, आपको ये वॉल्यूम निकालना जरूर आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। बाकी तो आप लॉजिकली सोचोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए। और इसके अंदर आपको और क्या ध्यान रखना है कि हो सकता है कुछ डाटा मिसिंग हो, तो आप सुटेबल डाटा एज्यूम कर सकते हो। जैसे हमारे को इसमें डेंसिटी नहीं दी, तो डेंसिटी हमें पता है, ये तो एक आप टेक्निकल आदमी हो तो आपको एक थोड़ा अंदाजा रहना है स्टील की, कास्ट आयरन की, या इनकी कितनी डेंसिटी होती है, तो उसके आसपास के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह से मान लो स्क्रैप वैल्यू हमारे को दी नहीं है, तो आप क्वेश्चन करोगे 2-4 तो आपको आइडिया हो जाएगा भी कितने किलो में कितना % स्क्रैप निकल ही आता है। एवरेज सी वैल्यू पता, वो तो एज्यूम कर सकते हो आप, समझ रहे हो। तो कुछ एजम्पशंस भी चलती हैं, क्योंकि जो एक एस्टिमेटर है उसको एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ एज्यूम कर भी सकता है। ठीक है ना, आप लॉजिकली कुछ चीज अप्लाई भी कर सकता है वो, लेकिन उसका रीजन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और करना आप, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, एस्टिमेशन ऑफ अदर शॉप्स। ठीक है, इसमें हमने वेल्डिंग शॉप भी की, फोर्जिंग भी की, फाउंड्री शॉप भी कर ली। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।